चलिए जी, अब हम लोग जो है वो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो प्रेपरेशन ऑफ पारेंटल्स है। हम लोगों ने तीन जो हैं दो पार्ट इस चैप्टर के कंप्लीट कर लिए हैं। तीसरा पार्ट है इस चैप्टर का, प्रेपरेशन ऑफ पारेंटल्स है। ये सीरीज़ ऑफ इवेंट्स से मिल के बनता है, और इस सीरीज़ ऑफ इवेंट्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास इंग्रेडिएंट की प्रोक्योरमेंट है। और इंग्रेडिएंट्स की प्रोक्योरमेंट के बाद सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं इसको एक लम्हे के लिए बुक से हट के आपसे बात करूं, तो सबसे पहले तो हम लोग इंग्रेडिएंट्स को प्रोक्योर करते हैं। जो भी हमें पारेंटल्स बनाने होते हैं, हम उन पारेंटल्स को के लिए पहले तो रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करते हैं एक रजिस्टर्ड वेंडर से। प्रोक्योर करने के बाद उसको हम लोग क्वारंटाइन करते हैं, फिर उस पर टेस्टिंग होती है। वही प्रोसीजर जो पहले, जहाँ तक बात है ऐसे मटेरियल जो स्टीराइल है उनकी टेस्टिंग हम लोग परफॉर्म नहीं करते, ठीक है। वो तभी परफॉर्म होती है ऑन द स्पॉट, जब आप जाकर उसको स्टीराइल इन्वायरमेंट में ओपन करते हैं, और वहाँ पर ही हम उसकी टेस्टिंग जो है वो परफॉर्म करते हैं। अगर हमें कोई टेस्टिंग परफॉर्म फिर भी करनी पड़े तो इन दैट केस फिर हमें स्टीराइल इन्वायरमेंट में उसको ओपन करना पड़ता है, वहाँ एग्जाम्पल पर ड्रा करना पड़ता है और फिर उसको करना पड़ता है। आमतौर पर ये टेस्टिंग हम लोग परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि वो हमें पता होता है कि वो ठीक है, इसके ऊपर मेंशन होती है सारी डिटेल्स। प्रोक्योरमेंट के बाद रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने के बाद फिर हम लोग, अब रॉ मटेरियल के अंदर हमारे पास जो है सिर्फ और सिर्फ ड्रग या केमिकल्स नहीं आते, रादर हमारे पास पैकिंग मटेरियल भी आता है। अगर एम्प्यूल है तो एम्प्यूल भी आएंगे, अगर वायल है तो वायल आएगा, उसका रबर स्टॉपर आएगा, उसके एल्यूमिनियम सील आएगी, आउटर कार्टन, वो सारा कुछ जो है वो मटेरियल के अंदर आता है, वो हम प्रोक्योर करते हैं। और प्रोक्योर करने के बाद अपना प्रोसेस जो है उसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो कंटेनर और इक्विपमेंट्स है जितने भी, उनकी क्लीनिंग की जाती है, ठीक है। इक्विपमेंट वो जो कि यूज़ होने हैं ड्यूरिंग दी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और कंटेनर्स वो जिसके अंदर आपने अपना मटेरियल जो है उसको डालना है, जो आपने प्रोडक्ट बनाया वो आपने उसमें सील करना है, वो दोनों अच्छे तरीके से आप उसको वॉश करते हैं। न्यू अनयूज कंटेनर इक्विपमेंट्स कुड ऑल्सो भी कंटेमिनेटेड विद डेब्रिस। इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप ये कहेंगे जी क्योंकि हमारी जो एम्प्यूल या वायल है वो तो बिल्कुल ब्रांड न्यू है तो वो बिल्कुल साफ़ होगी, ये कहीं नहीं लिखा हुआ, उसके अंदर भी डेब्रिस जो है वो होता है। सो इन दैट केस इट इज़ वेरी नेसेसरी कि जो भी आप लोग परचेज़ करें चीज़ें, उनको आप लोग लेके तो फिर आप उसको वॉश करें अच्छी तरीके से। उन प्रोटोकॉल जो प्रोटोकॉल हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं वॉशिंग के अंदर, जब मैंने आपको बताया था कि मटेरियल जो कंटेंट एरिया है उसके अंदर आप लोग उसको वॉश कर देख पड़ चुके हैं। तो वहाँ पे अच्छी तरीके से उसको वॉश करते हैं, डेब्रिस को रिमूव करते हैं। कोई आउटर कार्टन बाहर हैं उनको आप रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद ये सारा मटेरियल जो है इसको फिर आप भेजते हैं उस एरिया में जहाँ पे इसने यूज़ होना है फॉर प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग। इसके बाद जो हमारे पास इक्विपमेंट्स होते हैं उनको भी आप जो है, नंबर वन तो ये है कि ये ऐसे नहीं होता कि आप कोई भी इक्विपमेंट जो है वो ले लें और आप कहें कि जी ये इक्विपमेंट आम दिनों में तो है हम लोग सिरप मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल करते हैं, तो अब इस इक्विपमेंट को हम लोग जो है वो पारेंटल मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर लें। ऐसा नहीं हो सकता। पारेंटल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आप स्पेसिफिकली पारेंटल के लिए ही होंगी, और वो अलहदा से ही आपने उसको जो है वो रखा होगा। वैरायटी ऑफ मशीन्स इसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। स्मॉल हैंड लोडेड रोटरी रिंसर्स जो हैं, वॉशर्स, ये हमारे पास अवेलेबल होते हैं। मशीन्स को भी वो पार्ट्स मशीन्स के जो इन कांटेक्ट आने हैं विद द प्रोडक्ट, उन पार्ट्स को भी हम लोग वॉश करते हैं अच्छे तरीके से। वॉश करते हैं नंबर वन, और उसके बाद उसको स्टीराइल किया जाता है। अगर कोई ऐसे पार्ट्स हैं जो उतर जाते हैं तो उतारने के बाद उन पार्ट्स को आप लोग जो हैं फिर ऑटोक्लेव करेंगे, और ऑटोक्लेव करने के बाद वापस उसको अप्लाई करेंगे स्टीराइल एरिया के अंदर। तो ये सारा कुछ भी आपका इसका जो है वो पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट है। अच्छा, जो हमारे पास अच्छा एक चीज़ यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, थ्रू आउट जिस भी सारे प्रोसेस के अंदर आपने ये मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो उन सारे प्रोसेस की वैलिडेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उस प्रोसेस की वैलिडेशन नहीं करेंगे तो हमें ये नहीं पता लगेगा ये जो प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं ये प्रोसेस वाकई ही क्या हमारे प्रोडक्ट को ठीक कर रहा है, प्रोडक्ट को सही तरीके से साफ़ कर रहा है। इसके लिए उसकी वैलिडेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे वो ये है कि जो भी प्रोसीजर आपने पारेंटल के केस में करना होता है, अगर हम इसको थोड़ा सा और ब्रॉड करते हैं, जो भी प्रोसीजर जो है वो आपने इंडस्ट्री के अंदर परफॉर्म करना है, वो प्रोसीजर इंडस्ट्री में तब तक आप परफॉर्म नहीं करते जब तक आप उसको वैलिडेट नहीं करेंगे। वैलिडेशन क्या होती है? वैलिडेशन क्या होती है ये भी आप लोगों ने पढ़ना भी है आगे जाके। वैलिडेशन के अंदर आप लोग जो हैं वो अपना जो प्रोसीजर होता है उसको हार्श कंडीशंस के अंदर, अपने प्रोसीजर को हार्श इन्वायरमेंट के अंदर, हार्श कंडीशन के अंदर आप उसको चेक करते हो कि चाहे, और एक्सट्रीम्स होती हैं, लोअर पॉसिबल लिमिट होती है और अपर पॉसिबल लिमिट होती है। इस लिमिट के अंदर रहते हुए, इन एक्सट्रीम्स लिमिट के अंदर रहते हुए आप अपने प्रोसीजर को वैलिडेट करते हो। आप देखते हो कि अगर इन्वायरमेंट चेंज होती है, एक्सट्रीम कंडीशन में जाती है, जैसे गर्मी बहुत बढ़ गई है नंबर वन,
प्रोडक्ट का रेट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ाना पड़ गया आपको, ऑर्डर बहुत बड़ा है, नंबर 2 इस तरीके से और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। मशीनें जो हैं उसमें कोई हल्की सी फ्लक्चुएशन आ रही है, नंबर 3 इन इश्यूज़ के साथ क्या आपका प्रोसीजर है जो एंड प्रोडक्ट बनाता है, क्या वो अप टू द मार्क बनता है? ये होती है वैलिडेशन, ठीक है। तो आप अपने तमाम प्रोसीजर्स को वैलिडेट करते हो। अब 2 चीज़ें हमने यहाँ पे सुनी होंगी, एक कैलिब्रेशन होती है, एक वैलिडेशन होती है। जहाँ तक बात है कैलिब्रेशन की, जो जितने भी आपके इक्विपमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जब आप उनको चेक करते हैं कि ये इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं क्या प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, जो इनकी रिक्वायरमेंट है, जो इनकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या वो प्रॉपर्टीज़ फॉलो हो रही हैं, क्या जिस तरीके से आपका बताया गया है उस तरीके से ये काम कर रहे हैं आपके साथ। तो इस ये अगर चीज़ आपने चेक करनी हो, इसको अगर आपने देखना हो, तो आप इक्विपमेंट को चेक करते हैं, और अगर यहाँ पे कोई डिफरेंस आए उस पर्टिकुलर जो उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं उनसे, स्पेसिफिकेशन से, तो फिर आप उसको ठीक करते हैं। उस ठीक करने को कहते हैं कैलिब्रेशन करना, और हमारा इक्विपमेंट जो होता है वो कैलिब्रेट होता है। अच्छा, अब उस एक जो ये तो हो गया इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट के हिसाब से। एक प्रोसेस आप कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंडस्ट्री में एंटर होते हैं, तो जब आप एंटर होते हैं तो गेट के ऊपर सबसे पहले तो आपको गाउन दिया जाता है, आपको कैप दी जाती है, आपको शू कवर दिए जाते हैं। ये एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस जो है ये हम लोग क्यों करते हैं? ताकि हम लोग बिल्कुल साफ़ होके हम डर्ट साथ अंदर ना लेके जाएं, ठीक है। ये हमें कैसे पता लगा? ये प्रोसेस जो है डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर, डिफरेंट जगहों के अंदर ये प्रोसीजर परफॉर्म किया गया, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर परफॉर्म किया गया। और कहीं पे बारिश हो रही थी बाहर, कहीं पे बाहर आंधी आ रही थी, कहीं पे धूप निकली हुई थी, कहीं पे सर्दी थी, कहीं पे गर्मी थी। और इन सब को करने के बाद एंड पे रिज़ल्ट क्या मिला आपको? क्योंकि आपने डिफरेंट इन्वायरमेंट में ये काम किया कि जी वाकई अगर आप ये प्रोसीजर करते हैं तो डर्ट अंदर कम से कम आती। तो ये प्रोसेस था जिसमें एक बंदे को आपने अच्छे तरीके से कवर करके इंडस्ट्री के अंदर लेके आना है। अब इस प्रोसेस को जब आपने हर जगह पे अप्लाई किया, रिज़ल्ट आपका सेम आया, तो इसका मतलब है ये प्रोसेस जो है ये वैलिडेटेड हो गया, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप मेंशन करते हैं कि ये 10 जगहों पे हम लोगों ने इसको परफॉर्म किया, रिज़ल्ट ठीक आया, इसका मतलब है कि हमारा प्रोसेस जो है वैलिडेटेड है और वो ठीक है। सो ये होती है हमारी वैलिडेशन। तो जो भी काम पारेंटल और इंडस्ट्रियल के अंदर आपने परफॉर्म करना है वो तमाम जो है वैलिडेशन के बगैर आप परफॉर्म नहीं करते, उसको वैलिडेट करना पड़ता है उस प्रोसेस को। CGMP regulatory inspections, validation of cleaning procedure is another hot topic. Validation of cleaning procedure is complicated because issues, for example, sample method, sample location, sensitivity of analytical method, calculation used for establishing cleaning limits, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो ये एक मतलब इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। और जब इंडस्ट्री की इंस्पेक्शन होती है, ये थोड़ी सी रेगुलेटरी की बात करते हैं आपके साथ। जब इंडस्ट्री की आपने सुना होगा कि जी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की इंस्पेक्शंस जो हैं वो चलती रहती हैं। अब जब भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की इंस्पेक्शंस होती हैं तो उन इंस्पेक्शंस के अंदर वो उस वक्त तो अब आपको ये पता लग गया कि अगर छापा नहीं पड़ा और आपको ये पता कि ये फ़लाँ डेट को मेरी इंस्पेक्शन है, तो आप सारा कुछ ठीक कर लेंगे। उस दिन जो है आप वर्कर भी पूरे कर लेंगे। उस दिन अगर आपने कोई बंदा नहीं रखा हुआ, कोई सीनियर, वो भी आप हायर कर लेंगे एक दिन के लिए। उस दिन अगर आप आम तौर पे कोई 2 नंबरी करते हैं इंडस्ट्री में, तो उस दिन आप वो नहीं करेंगे, प्रॉपर तरीके से काम होगा। तो वो चीज़ देखने नहीं आते। वो देखने आते हैं कि जी ये जो थ्रू आउट द ईयर, ये 6 महीने पहले हम इंस्पेक्शन के लिए आए थे, 6 महीने बाद आ रहे हैं, इस पिछले 6 महीने में क्या इन लोगों ने GMP फॉलो की है? क्या वो तमाम स्टैंडर्ड्स जो हम इनको बता के गए थे, ये जो बुकिश स्टैंडर्ड्स है, क्या ये फॉलो करते हैं? अच्छा, अब उसका कैसे पता लगेगा? उसका पता लगने के लिए ज़रूरी है कि उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन हो। जो भी काम आप करें, आपने एक चीज़ को ए जगह से उठाया है और बी जगह पे रख दिया है, तो इसकी भी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए कि कैसे रखा है। क्या आपने इसको टेबल थी उठा के रखी है, घसीट के रखी है, या खोल के रखी है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है। GMP कहती है जी आपने एक मशीन दूसरी जगह लेके जाना, खोल के लेके जाएं ताकि वो सफाई भी इसकी करें बाद में। आपने उठाया, ऐसे उठाई, खींची और ले गए, वो नीचे निशान भी पड़ गए, सारा वहाँ पे मशीन भी गंदी हो गई, सारा कुछ हो गया। तो ये कुछ प्रोसीजर्स हैं, और जब तक आप वो प्रोसीजर फॉलो करते हो, उस प्रोसीजर फॉलो करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन होती है। वो डॉक्यूमेंटेशन जो है, अच्छा अब ये भी क्वेश्चन आता था, डॉक्यूमेंट तो बनाए जा सकते हैं फेक, बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। फेक डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जब आप उसको एक रूटीन में आगे की तरफ लेके जा रहे हो तो एक प्रोसीजर को, तो एक अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोडक्ट है, उसके साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन हो रही थी, तो पहले डॉक्यूमेंटेशन उसकी होगी जब आप उसकी वेइंग करेंगे, फिर डॉक्यूमेंटेशन होगी जब प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, फिर डॉक्यूमेंटेशन होगी जब उसकी टेस्टिंग होगी, फिर डॉक्यूमेंटेशन होगी जब फाइनल टेस्टिंग होगी, दरमियान में जो इन प्रोसेस का क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है उसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, लाइन क्लियरेंस आएगी, सारा कुछ आएगा।
ये है नॉर्मल अप टू द मार्क जीएमपी डॉक्यूमेंटेशन। एक है आपने डॉक्यूमेंटेशन की ही नहीं, अब आपको पता हो इंस्पेक्शन आ रही है, आपने निकाला पिछले, आपने पहले रॉ मटेरियल था पड़ा हुआ कहीं पे, आपने वो डॉक्यूमेंटेशन की और फिर आपने दे दिया कि जी प्रोडक्ट बन गया हमारा, जिनमें की सारी चीज़ें आप खा गए। वो लोग जब इंस्पेक्शन के लिए आते हैं तो उनके पास मेथड्स होते हैं, वो बैक ट्रेस करते हैं, नंबर वन। नंबर टू, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जिनके सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो फेकली आप चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल HPLC है, अब कोई प्रोडक्ट है उसके लिए HPLC रन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और आपने HPLC रन किया ही नहीं कभी, HPLC आपके पास है ही नहीं, ठीक है, और जब इंस्पेक्शन होती है आप एक दिन किसी उधार मंगवाते हैं, वहाँ रख के दिखाते हैं और आप कर देते हैं। अब HPLC के अंदर जब आप लोग प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उस साथ ही उसमें उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसका प्रोसेस वैलिडेशन होती है, वो सारा डॉक्यूमेंट बनता है। अब जो लेटेस्ट HPLCs आ रहे हैं उसके अंदर आप इवन डेट तक भी चेंज नहीं कर सकते उसकी, वो खुद ही डेट डालता है आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर, और वो वो सॉफ्टवेयर आप चेंज ही नहीं कर सकते, उसकी डेट चेंज नहीं कर सकते उसको। आप कोई एक दफ़ा जो आपने सबमिट करवा दिया आप उसको चेंज नहीं कर सकते, जो रिज़ल्ट उसके अंदर आएगा वो वही रिज़ल्ट प्रिंट देगा आपको उस रिज़ल्ट उसमें नहीं डाल सकते। और वो वाले सॉफ्टवेयर ही अब ड्रैप ने कहा है कि आपके पास HPLC के अंदर होने चाहिए। तो इस किस्म के सिनेरियो के अंदर फिर वो बैक ट्रेस करते हैं कि जी इस 6 महीने में क्या GMP फॉलो हुई, तो वो फिर वैलिडेटेड डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होते हैं, जो आपने वैलिडेशन परफॉर्म की होती है, जो डॉक्यूमेंटेशन की होती है, उससे फिर वो चीज़ें आपके लिए क्लियर होती हैं। नेक्स्ट है जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मशीनरी। रिगार्डलेस ऑफ टाइप ऑफ क्लीनिंग ऑफ द मशीनरी सेलेक्टेड certain fundamental characteristics are usually required. Liquid or air must strike the bottom and of the container and spread in all directions, smoothly flow down the wall and out of the opening with sweeping action. मशीन की जो characteristics हैं इसके अंदर, वॉशिंग के लिए जोन सी मर्जी साइज़ की मशीन आप यूज़ करें, बहुत बड़ी यूज़ कर लें, बहुत छोटी यूज़ कर लें, वो मैटर नहीं करता। असल चीज़ जो मैटर करती है पानी और एयर। पहले हम वाटर ब्लो करते हैं अपने एम्प्यूल को, फिर एयर ब्लो करते हैं ड्राई करने के लिए, ठीक है। जो ब्लोइंग है, जब उस मशीन ने वो एयर उस बॉटल के अंदर ब्लो करनी है, सॉरी एयर उस एम्प्यूल में, उस वायल में या इवन बॉटल के अंदर उसने अगर ब्लो करनी है, तो वो एयर जो है वो पेंदे के साथ जाके टच होने के बाद वो स्वीप करे चारों साइडों पे और फिर वहाँ से बाहर निकले। कोई भी डेड एंड नहीं होना चाहिए उसके, जहाँ पे एयर जाए ना, जहाँ पे वाटर जाए ना। ऐसी मशीन आपने यूज़ करनी है जिसके करैक्टरिस्टिक्स के अंदर ये चीज़ें शामिल हों, वॉशिंग के लिए और ब्लोइंग के लिए, ठीक है जी। तो इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो पेज नंबर 821 पे भी रिमाइंडर में आपको मिल जाएंगे, वहाँ वो ज़रूर पढ़िएगा जाके। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो ट्रीटमेंट साइकिल आता है। ट्रीटमेंट साइकिल के अंदर जो है वो हम लोग एम्प्लॉय करते हैं ये कंटेनर का ट्रीटमेंट साइकिल है कि जब कंटेनर आपने वॉश करना होता है तो कैसे उसको वॉश करना होता है। सबसे पहले तो आपके कंटेनर के अंदर डैब्रिस हो सकता है, पार्टिकल्स हो सकते हैं। अगर वो डैब्रिस लूज़ है, वो पार्ट डैब्रिस का जो लूजली बाउंड है, वो तो जब आप उसमें विगरसली रिंसिंग करेंगे विद वाटर तो वो निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, डिटर्जेंट जो है वो जनरली हम लोग इस केस के अंदर यूज़ नहीं करते हैं, रीज़न। अच्छा, ट्रीटमेंट साइकिल के अंदर नंबर 1 तो फिर आपने क्योंकि एयर जो है उसको पास करवा सॉरी वाटर से रिंसिंग करनी है आपने अपने मटेरियल की, तो रिंसिंग के बाद हम वॉशिंग के लिए डिटर्जेंट को आमतौर पे यूज़ नहीं करते। रीज़न मैंने आपको बता दिया कि डिटर्जेंट का इटसेल्फ जो है वो डिटर्जेंट का इटसेल्फ जो है कुछ पार्टिकल्स जो है वो अंदर रह जाते हैं। अच्छा, एक और यहाँ पे जो हम लोग जो प्रोसेस यूज़ करते हैं जिसके लिए ट्रीटमेंट साइकिल का वर्ड यूज़ किया गया है वो कहलाता है थर्मल शॉक सीक्वेंस। अभी थर्मल शॉक सीक्वेंस जो है ये क्या है जी, इसे यूजली एम्प्लॉयड इन वॉशिंग साइकिल टू aid expansion, construction, losing of debris which adhere with the container wall. Air rinse is also used. अच्छा, ये जो आपका साइकिल, अच्छा जी, ट्रीटमेंट साइकिल के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बताना चाह रहा था वो था थर्मल शॉक सीक्वेंस। थर्मल शॉक सीक्वेंस के अंदर आप जो तो लूजली बाउंडेड डैब्रिस था वो तो रिंसिंग से निकल जाता है, जो हार्डली बाउंडेड होता है डैब्रिस वो नहीं निकलता। उसके लिए फिर आप गर्म पानी के और ठंडे पानी के सीक्वेंस देते हो। एकदम बहुत गर्म पानी आता है, एकदम बहुत ठंडा पानी आता है। जब बहुत गर्म पानी आता है तो उसकी वजह से आपको पता है कि गर्म चीज़ की जब चीज़ गर्म होती है एक्सपैंड करती है, जब ठंडी होती है तो कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो जब आप बहुत गर्म पानी भेजते हो तो एम्प्यूल एक्सपैंड करता है, जब एक्सपैंड करता है तो उसकी वजह से जो डैब्रिस वहाँ पे फंसा हुआ था वो लूज़ हो गया, और जैसे ही आप ठंडा पानी भेजेंगे वो एकदम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो लूज़ डैब्रिस फिर वहाँ से वो निकल जाता है। इसको हम लोग कहते हैं थर्मल शॉक सीक्वेंस।
तो इस मेथड को भी हम लोग यूज़ करते हैं अपने, ये भी एक प्रोसेस है यूज़ करने का। इसके अलावा एयर रिंस इज़ ऑल्सो यूज़ समटाइम लूज डेबल्स के लिए एयर से रिमूव कर देते हैं। एयर वाटर वाटर फ्लो इंजेक्शन जो है इनको हम लोग यूज़ करते हैं अल्ट्रा क्लीनिंग के लिए, ताकि कोई किसी किस्म का कोई रेजिड्यू जो है वो हमारे पास जो है वो ना रह जाए। ठीक है जी, तो यहाँ तक जो है हम लोग आज को ख़त्म करते हैं।